गो। और सभी दर्शकों को हमारी बहुत बहुत नमस्ते। इस वक्त ये जो मुद्दे हैं, तीन कृषि कानून को लेकर जिस तरह से देश में एक राजनीतिक उबाल आया हुआ है, जगह जगह किसान आंदोलन हो रहे हैं। सिरसा की तस्वीरें सबके जहन में, किस तरह से वाटर कैनन की इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और इन सारी तस्वीरों से कहीं ना कहीं लोग विचलित हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। तमाम तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं कल से लेकर आज तक। अगर सबसे पहले हम बात करें तो एकदम से सरकार जो है एमएसपी के आंकड़ों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है, और अभी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम आंकड़े सामने रखे। उन पर भी हम एनालिसिस करेंगे उनका। इस सब के लिए हमारे साथ हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह जी मौजूद है स्टूडियो में, और हमारे साथ हैं किसान नेता वीएम सिंह जी, जो कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के कन्वीनर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हरवीर जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, जो ये एमएसपी के आंकड़े पेश किए गए उसमें बताया गया कि सालों साल 2013 से 19 तक किस तरह से खरीद में इजाफा हुआ, प्रोक्योरमेंट बढ़ा, किस तरह से बोला गया कि धान की अगर बात करें तो 23% ज्यादा खरीद हुई है। 26 सितंबर से जो हमने शुरुआत कर दी खरीद की, तो एकदम से आंकड़ा पेश किया गया है 23% का इजाफा। बात करें तो खरीद केंद्रों की कि उनमें भी 28% का इजाफा प्रोक्योरमेंट सेंटर में। और अगर बात करें कि कितना एक्चुअली पैसा किसानों को मिलेगा, तो उसका भी एक खाका सामने पेश किया है कि तकरीबन 21% ट्रांसफर ज्यादा होगा पिछले साल के मुकाबले। इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए अनिका, एक तो मुझे लगता है कि, और ये सभी जानते हैं कि जब कोई आदमी गलती करता है तो वो बहुत हड़बड़ाता है और वो कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिव होने की कोशिश करता है। इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो अलग तरीके से करके बता रहे हो। जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं उसको आप देखिए कि जब किसान आंदोलन भारत बंद के बाद काफ़ी तेज़ होता दिखा, तो केंद्र सरकार ने खरीफ की जो सरकारी खरीद है उसको एडवांस कर दिया। एडवांस करने से, और उसको आप कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से, अब 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में जो सरकारी खरीद पिछले साल हुई थी, उसको आप 24 तारीख 25 तारीख से और आगे तक की जो एक हफ्ता पहले आपने शुरू कर दी थी उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। 10 दिन की खरीद को आप 5 दिन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कौन सा तर्क है? पहला तो ये है। इसलिए आंकड़ों का मतलब नहीं है 22% ज़्यादा होगी या 25% ज़्यादा हो गई। दूसरा, ये मैं एक बार बार कहता हूँ कि ये सरकार को ये भ्रम क्यों है कि वो किसानों को उन्होंने इतना दे दिया उतना दे दिया। देखिए, एक खरीदार है और एक बेचने वाला है। किसान ने अपनी फसल बेची, आपने उसका भुगतान किया, तो आपने कोई एहसान नहीं किया। आप 2.5% एमएसपी बढ़ाते हो। ये कौन सा आंकड़ा ये लेके आए हैं आज अधिकारी कि आपने 2.5% एमएसपी बढ़ाई और जो उत्पादन है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा पिछले साल से, तो 20% कैसे भुगतान कर देंगे आप किसानों को ज़्यादा? तो ये बेसिकली वही है कि जैसे आज भी आंदोलन चल रहा है और ये चलता रहेगा, तो उसको लेकर के सफाई देने का मौका आता है, बार बार वो सफाई देंगे अपनी। और आप ये देखिए कि एमएसपी बढ़ी है, देश में उत्पादन बढ़ा है। दूसरी बात ये है कि ख़ास तौर से जो फूड ग्रेन है उसमें प्राइवेट ट्रेड लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि किसान को बाहर कोई दाम नहीं मिलता। दूसरे प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केटिंग सीजन खत्म हो जाता है, पहले क्या होता था, उसके बाद उसका दाम थोड़ा बढ़ता था, तो किसान कुछ क्वांटिटी अपने घर में बचा के रखता था कि इसको ऑफ सीजन में 100 रुपये महंगा 200 रुपये महंगा बेच के कुछ ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो अब वो तो मामला ख़त्म हो गया। अब तो प्रोक्योरमेंट सीजन ख़त्म होने के बाद एमएसपी से नीचे दाम आ जाते हैं, तो किसान को समझ आ गया कई बरसों में कि भाई अभी बेच लो जितना बेचना है, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्राइवेट ट्रेड किल हो गया। दूसरा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये इनके खुद के आंकड़े साबित करते हैं, इन्होंने जिस तरीके से पंजाब हरियाणा का खरीदारी बताई और जो बेनिफिट लेने वाले किसान बताए और उनका नंबर बताया बाकी जगहों पे भी, वो तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि सिर्फ 6% को मिलता है। ये तो कई करोड़ किसान हो जाते हैं, इसमें तो 14 करोड़ लैंड होल्डिंग है। तो ये अपने आप ही सरकार जवाब दे रही है। किसान क्यों परेशान है, उसको डर क्यों है? और ये जो कहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट दे दो और एमएसपी मिलता नहीं है, वो अब नए आंकड़े जो आ रहे हैं और मीडिया भी उन कुछ चीज़ों को सामने ला रहा है, किसान संगठन भी ला रहे हैं, उसी की पुष्टि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो दूसरे, यहाँ मैं एक और पॉइंट बोलूँगा कि पंजाब हरियाणा का आप आंकड़ा देते हैं,
आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्यों नहीं देते? जो सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के संजय अग्रवाल, एक तो वो उत्तर प्रदेश काडर के हैं, दूसरे उनका घर भी उत्तर प्रदेश है। वो ये नहीं बताएंगे कि उत्तर प्रदेश जब 200 लाख टन पैदा करता है तो 25 लाख टन क्यों खरीदता है। जब पंजाब में हर 2 गांव पे एक प्रोक्योरमेंट सेंटर है, उत्तर प्रदेश में 28 गांवों पे प्रोक्योरमेंट सेंटर क्यों है? हमने भी आज एफसीआई के आंकड़े देखे। एफसीआई के आंकड़ों में 5 तारीख तक कहता है उत्तर प्रदेश में खरीद ही नहीं शुरू हुई अभी तक। वहाँ के किसान जो है एमएसपी से 400-500 रुपये क्विंटल कम पे बेच रहे हैं। तो ये जो सेलेक्टिव ब्रीफ है ना, ये मेरे ख्याल से उनके लिए फायदे का नहीं है। सेलेक्टिव ब्रीफ है। इसी तरह से आज आंकड़े पेश करते वक्त भी बार बार पंजाब हरियाणा पर फोकस था। और यहाँ पर एक वीडियो मेरे पास आया है जो इस वक्त हम दर्शकों को तो नहीं दिखा सकते, मगर उसके जो फाइनल पॉइंट्स है वो मैं बोल सकती हूँ कि हरियाणा शाहबाद मंडी का परवीन सिंह जी हैं जो बोल रहे हैं कि सरकार ने बोला कि मक्का लगाओ और जीरी की जगह हमने मक्का लगाओ और लगाया, और जब ट्रॉली में 20 दिन रखने के बाद, सुखाने के बाद जब उसे हम मंडी लेकर आए तो बोला गया कि 87 क्विंटल ला सकते हैं, मगर एक दिन में खाली 40 क्विंटल ही तोला जाएगा और उसमें भी 1 एकड़ में सिर्फ 10 क्विंटल का कैप लगा दिया गया। जबकि अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते सुना कि ये ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जितना किसान लाएंगे हम उतना एमएसपी पर खरीदेंगे। वीएम सिंह जी, इसी पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी चाहूंगी। एमएसपी को लेकर ये किस तरह का तमाशा, किस तरह का खेल, और जो ये हाल की कॉन्फ्रेंस हुई इसको आप किस तरह से देखेंगे? इसको मैं वहां से लूंगा जहां पर हरवीर जी ने बताया है। पंजाब हरियाणा में इनने आंकड़े बताए हैं जो पूरे फर्जी हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये बिल्स भी बीच में आ जाएंगे जो लीगल पॉइंट है कहीं ना कहीं जो आज तक नहीं उठा है। उत्तर प्रदेश में खरीद नहीं होती थी एमएसपी पे धान की। हम लोगों ने एक आंदोलन किया 7 दिन का, जिसमें परिंदा भी नहीं निकला, 250 किलोमीटर का था। उसी में जैसे अन्ना हजारे बोलते हैं, एक चीफ मिनिस्टर की विकेट गई। उस समय रामप्रकाश गुप्ता जी गए और राजनाथ सिंह जी आ गए। 26 अक्टूबर की बात है ये, सन 2000 की। उस समय राजनाथ सिंह जी को वार्ता के लिए खुद नहीं आए, उनने फूड कमिश्नर को भेजा, कहा जो ये लोग मानते हैं बिल्कुल हाँ कर दो, सही कहते हैं, खरीद होनी चाहिए। हो गया, हमने आंदोलन उठा लिया, फिर खरीद बंद हो गई। 3 दिन के बाद वहीं पर हाई कोर्ट ने 9 नवंबर 2000 को रिट पिटिशन 5112 ऑफ 2000 वीएम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में आदेश दिया कि आपको मंडी में ही खरीदना पड़ेगा। आज जो मंडी के बाहर बात करते हैं ना, ये हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है। ये हाईकोर्ट ने कहा मंडी में ही खरीदना पड़ेगा और पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशंस के तहत, जो आपने स्पेसिफिकेशंस की हैं उसके तहत जो दाना आएगा आपको पूरा दाना लेना पड़ेगा, उसके तहत ही खरीद हो रही है। वहां पर भी क्या होता है, 300 लाख मेट्रिक टन है एवरेज हमारे पास आज उत्तर प्रदेश में जो आता है धान, जो लगभग पंजाब और हरियाणा से ज्यादा है। और खरीद कितनी हो रही है? कोर्ट ने जब कराया, डंडा दिया, उनने कहा 1 लाख का हम टारगेट रखते हैं। कोर्ट ने कहा व्हाट रबिश, सब ये ऑर्डर्स में है। कोर्ट ने मॉनिटरिंग की। फूड सेक्रेटरी उस समय नवीन चंद वाजपेयी थे, वो कोर्ट रोज आते थे। मॉनिटरिंग करने के बाद 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और पूरनपुर जहां से मैं विधायक एक टाइम पर, वहां पर पूरी खरीद हुई, धान की खरीद हुई। होली तक बाहर के लोग आते थे खरीदने के लिए, वहां बेचने के लिए, क्योंकि वहां पर ही मिलता था। बाकी जगह इनके हाथों में लगे थे मॉइस्चर मीटर, बोले दागी है, मॉइस्चर ज्यादा है, नमी ज्यादा है, सुखड़ा हुआ दाना है, फेल, पैसा दो तो पास। इसलिए ये खरीद चालू हुई। और आपको 3 साल पुरानी बात बताता हूं, ये 20 साल से हम कोर्ट के माध्यम से खरीद कर रहे हैं, किसी का इसमें हाथ नहीं है। 10-20 मैं हर साल 10-20 पेशी अटेंड करता हूं। 3 साल पहले मैंने कोर्ट से कहा, इन्होंने टारगेट रखा, हमें मतलब नहीं है, 20 लाख मेट्रिक टन खरीद हुई है केवल। और यह बात है जनवरी की। अगले महीने कोर्ट ने कहा बताइए कितना हुआ है, 20 क्यों हुआ है? तो 1 महीने जनवरी से फरवरी तक 20 लाख की खरीद और हो जाती है। मैंने कहा बताइए कौन सा किसान बेच रहा है इस समय जो दलाल खरीद रहा है वही चढ़ा रहा है रिकॉर्ड। तो आज यही हो रहा है। हमें यह सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल एमएसपी जो आप देते हो, डिक्लेयर करते हो, उसकी गारंटी दो, इससे कम कोई लेगा नहीं वरना जेल जाएगा। और इसलिए ही तो ये पूरा आंदोलन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करो तो एमएसपी के ऊपर करो, जो आपको करना है एमएसपी करो। और यहां पर जो है कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी इसके ऊपर। इसलिए यह बहुत पेचीदा मामला हो जाता है।
एमएसपी पे टिप्पणी इतना करना चाहूंगा कि आप पंजाब हरियाणा की बात करते हो, एमएसपी पे आंध्रा में भी खरीद होती है, एमएसपी पे छत्तीसगढ़ में भी खरीद होती है। आप करो ना पूरा का पूरा, नहीं कर पा रहे हो सर, आप। अब ये बताएं कि अब तो ये बार बार बोल रहे हैं एमएसपी को लेकर आश्वासन कि एमएसपी तो पूर्व में थी, वर्तमान में है और आगे भी रहेगी, लेकिन अब जिस तरह से कानूनी जो रास्ते हैं उनको तलाशा जा रहा है, क्योंकि एमएसपी को लेकर जो सबकी ये एक आम राय है कि फोर्थ ऑर्डिनेंस ले आए या फिर उसको कानूनी दर्जा दें, ताकि जो किसानों को सिर्फ अब मुंह जुबानी जो बातें हैं उससे उनका पेट नहीं भरने वाला है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी ले लिया है। कितना आप इसमें कितनी उम्मीद देखते हैं, और देश भर में जिस तरह से एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की जो मांग है, ये जो मांग है ये कहां जाकर रुकेगी और इसके क्या रास्ते होंगे? पहली चीज तो एमएसपी अकेला मुद्दा नहीं है इन बिल्स का। आपने 2 लोग का पैन कार्ड हमारे पास है, हम एफपीओ बन जाएंगे, किसान के नाते जितना चाहे खरीद लेंगे, शॉर्टेज करके जितना चाहे बेच देंगे। आपने रास्ता खोल दिया है, आपने रास्ता खोल दिया है कि आप जो है जितना ले लें, रेट तय कर लें आपस के अंदर, जितना नीचे तय कर लें, उसके बाद भी आप ना खरीदें। आप मुआयना करें, कॉन्ट्रैक्टर ने मुआयना करें, मुआयने में ठीक बैठेगा ठीक है, ग्रेडिंग में नहीं बैठेगा नहीं लें, और फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें बहुत पेचीदी चीजें हैं, केवल एमएसपी अकेला नहीं है। और इसमें मैं कहना चाहूंगा एमएसपी के अंदर भी आप जो आज कह रहे हो, आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप कह रहे हो कि किसानों के लिए बिल लाए हैं, किसान जो बात कर रहे हैं कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, वापस ले लो ना भाई। आज हमारी गर्दन के ऊपर नीचे क्यों आप डालना चाह रहे हो कि नहीं लेना ही पड़ेगा? क्योंकि आपको मालूम है इसमें कॉर्पोरेट का फायदा है, क्लियर फायदा कॉर्पोरेट्स का है। कॉर्पोरेट ने देखा है कोरोना के अंदर लोग खाना तो खाते हैं, गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे, कुछ और नहीं खरीदेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई इसमें घुसो। आज तक हमने सब कुछ ले लिया, रोड ले लिया, ट्रांसपोर्ट ले लिया, एयरवेज लेने की बात हो गई है, एयरपोर्ट लेने की बात हो गई, रेलवे की बात हो गई है, फूड रह गया है। इसको भी छोड़ो मत भाई, क्योंकि इसमें मुनाफा तत्काल मिलता है। देख लो ना, उपभोक्ता भी देख ले इसके अंदर। आलू 1 हफ्ता पहले 30 रुपए किलो था, 70 रुपए किलो हो गया। बताइए आलू कब आता है? अभी कोई फर्क पड़ना चाहिए? पर नहीं, क्योंकि इनके हाथ में होगा, जो चाहेंगे करेंगे। मक्का में एक और बता दूं आपको मैं, मक्का जब 600 700 800 का बिका, जो आपने कहा, जिसने एक आपके श्रोता ने कहा 1760 रुपए मक्का का रेट था, क्या हो गया? क्यों नहीं खरीदा आपने? और आज धान का रेट किसी मंडी में भी उत्तर प्रदेश में 1000 से लेके 1200 के बीच में है। 1870 के आसपास लेना चाहिए इनको आज। ये क्या बातें कर रहे हैं? आंकड़ों से, जुमलों से किसी का पेट नहीं भरता, और जुमलों से हमारा पेट भर चुका है। अब हकीकत सामने आ रही है। जी हरवीर जी, ये बताएं कि इसमें बार बार ये भी कोशिश की जा रही है, अभी एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर को ये कहते सुना कि इसमें सरकार जो है दुष्प्रचार कर रही है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, और अगर हमें जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है तो आत्मनिर्भर बनाने का यही तरीका है, यही रास्ता है। इसमें एमएसपी को लेकर इतनी हठधर्मिता क्यों सामने आ रही है? अगर सरकार को लग रहा है कि आत्मनिर्भर बनाना है, तो जैसे वीएम सिंह जी ने बोला कि सही मायनों में उनको सही भाव मिले, और खाली एमएसपी एक मुद्दा नहीं है, ये तीनों जो कानून अपने आप में है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं किसानों को ये दिमाग में बैठ रहा है, ये अविश्वास, ये मिसट्रस्ट बैठ गया है कि ये जो कानून है ये खेती का भला नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे। देखिए अनिका, एक तो जहाँ तक कांग्रेस पर टिप्पणी है, पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन में है, उसको जो ठीक लगता है विरोध करने का वो विरोध करेगी। उसकी कई राज्यों में सरकारें भी हैं। हमारा देश एक संघीय ढांचे का एक व्यवस्था है, जहाँ उनकी सरकारें उनसे पूछे बिना फैसला हुआ, वो कहते हैं संघीय तंत्र के खिलाफ है और हम उसके खिलाफ जाएंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी विपक्षी दल को करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि आत्मनिर्भरता की, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँ। ये वाकई में किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। देखिए, ये लड़ाई कई तरीके की है। जैसे वीएम सिंह ने कहा कि कॉरपोरेट को कब्जा देने की है, मैं कह रहा हूँ कि ये कब्जा छोड़ने की भी लड़ाई है। क्योंकि जब 2014 में एनडीए की पहली गवर्नमेंट आती है, वो सबसे पहले फैसला करते हैं कि जो राज्य सरकार किसानों को एमएसपी के ऊपर बोनस दे रही है, उनसे हम वो खाद्यान्न सेंट्रल पूल में नहीं लेंगे। चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्रियों को कि इसको बोनस को आप बंद करो, नहीं तो हम आपसे सेंट्रल पूल में नहीं लेंगे, इसका पैसा आपको नहीं देंगे। और इंटरेस्टिंगली वो 2 राज्य जो हैं वो उसी पार्टी से रूल थे। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार थी।
तो उन्होंने किसानों को दी जाने वाली आमदनी पहले बंद कराई। फिर उनके यहाँ वो शांता कुमार जी बुजुर्ग आदमी है, पहले खाद्य मंत्री रहे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। हालांकि ये मैं बताऊं, राजनीतिक रूप से जब उनका झगड़ा हुआ वाजपेयी जी पे, उन्होंने टिप्पणी की तो उनको हटा दिया गया था, जो है ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि उनको काफ़ी कुछ गाया जाता है कि साहब बहुत एक्सपर्ट है, ये आई डोंट नो, मैं कभी बाई नहीं करता उनका उस आर्ग्यूमेंट को। तो एक शांता कुमार कमेटी बना दी अब आके इन्होंने कि साहब एफसीआई को तोड़ दो। मैं एक अंदर का बताऊं, मैं एफसीआई के, मैं खाद्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी के पास बैठा हूं, वो कहते हैं कि साहब फ़ोन आ रहा है बार बार पीएमओ से कि आप इस पर कुछ बताओ क्या करना है। बोले साहब कि डिसइंटीग्रेट करना है। बोले भाई क्या डिसइंटीग्रेट करना है? एक खरीद है, एक स्टोर है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन राज्य का पीडीएस सिस्टम करता है, खरीद सरकारी एजेंसी राज्य की करती है, हम भी करते हैं, स्टोर एफसीआई करता है। ऑलरेडी डिवाइडेड है, आपके पास कोई फॉर्मूला हो तो बता दो। तो अभी तक तो 6 साल में फॉर्मूला इनको मिला नहीं है। लेकिन अब असली कहानी ये है कि ये सेंटर का खेल है सारा फिस्कल का। उनको ये है कि हम खर्चा क्यों करते हैं, और उनके फाइनेंशियल्स लगातार ख़राब हैं। जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और तमाम सारे जो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि जो सब्सिडी का खेल है ये खत्म हो देर सबेर, और सरकार इसमें से बाहर आए। प्राइवेट को भी मज़ा आ रहा है, उसको लगता है फूड बहुत बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा ट्रेड है दुनिया में और देश में कि इसका तो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। तो सरकार बाहर निकलना चाहती है और ये छुपा रही है कि हम निकलना नहीं चाहते, वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए बार बार ये आंकड़े लेके आते हैं कि नहीं हम खरीद रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम देख रही थी, उसमें कुछ पत्रकारों ने इस बात को सामने भी रखा कि कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पर गाज है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत हमें तो मिनिमम इतना महीने में कुछ इतना तो हमें अपने जो जनता है उसको देना ही है। तो आप इस पर ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें करना ही है, तो एमएसपी पर गाज नहीं गिरने वाली? तो इतने कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स क्यों सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से? वीएम सिंह जी, इस पर आपसे आपकी राय चाहूंगी। छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स दूंगा आपको उत्तर देते हुए। पहले तो आपने कहा है कि उन्होंने कहा है कि हमें सिक्योरिटी के लिए, हमें फूड सिक्योरिटी में देना है, पर इसेंशियल कमोडिटी देना है। आपने गेहूं को, चावल को, चने को, दालों को, आलू को, प्याज को आवश्यक वस्तु से हटा दिया गया है, तो फिर कैसे दोगे? आप कैसे दोगे? ये विरोधाभास है, छोड़िए। इसी में 2 चीजें और बताना चाहूंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स। पहला, एक इन्होंने कहा, पहली चीज तो ये बिल पायलट तो किया मंत्री जी ने, बिल बनाया किसने? ऐसा तो नहीं कॉर्पोरेट्स ने बनाया, पायलट कर दिया। कोई बिल आप देखोगे जो बने हैं, ऑर्डिनेंस बना है, वो कोई अच्छी छाप नहीं दिखाता है, कोई अगर पढ़ेगा कोई ढंग का कोई बिल नहीं बना हुआ है। और इसमें इसका उदाहरण बताता हूं, पास तो हो गया। एक टेलीविजन शो पर एक एमपी साहब आए, दिल्ली के ही एमपी हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है शो की, नाम नहीं लूंगा। उनसे मैंने कहा कि ये कैसा है? आपने कहा कि हम कोर्ट नहीं जा सकते, मेरे जैसा आदमी कोर्ट जाके बार बार करता है, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले आप गलत बोल रहे हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं। मैंने कहा अगर आपको दिखा दिया सेक्शन 15 सेक्शन 19 दिखा दिया, क्या करोगे? किसानों के साथ खड़े रहोगे? बोले बिल्कुल खड़ा रहूंगा। जिस आदमी ने पास किया लोकसभा में उसको नहीं मालूम, नंबर 1। नंबर 2, मैं मंत्री जी जिन्होंने पायलट किया उनसे मैं उनको चुनौती देना चाहूंगा आपके चैनल से। वो बार बार कहते हैं इस बिल में इतना फायदा है कि आपदा के बाद किसान को नुकसान नहीं होगा अपनी फसल का, मतलब किसी और को नुकसान होगा, जो उनका स्पॉन्सर है उनकी लैंग्वेज में उसको नुकसान होगा। मंत्री जी आप मुझे दिखा दे बिल में कहां लिखा है? आपके सेक्शन 14(2) में ये तो लिखा है नुकसान होने पर खाद और बीज का पैसा जो स्पॉन्सर ने दिया वो किसान से वापस नहीं लिया जाएगा, पर कहीं फसल के बारे जिक्र ही नहीं है पूरे बिल्स के अंदर, तीनों बिल के अंदर नहीं है। ये चुनौती देता हूं मैं उनको, ये झूठा प्रचार हर चैनल पे हुआ जा रहा है। वहीं पर हम अगर कहें कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है विश्वास करो, हम आप पे कैसे विश्वास करें भाई? आप वही प्रधानमंत्री जी ना जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था स्वामीनाथन C2+50% दूंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए नहीं दे सकते, फिर आपने कहा मैंने तो दे दिया। A2FL को जो मनमोहन सिंह जी ने दिया था रबी के अंदर, गेहूं का 200 रुपये बढ़ा के आप उनने दिया था 2008-2009 में, आपने दे दिया। आपने कहा 200 रुपये बढ़ा रहा हूं ये धान के अंदर, और आपने कहा ये A2FL था। और वहीं पर आपने कह दिया उत्तर प्रदेश वालों को 14 दिन में गन्ने का रेट मिलेगा, गन्ने का पैसा मिलेगा वरना ब्याज मिलेगा। आज भी 33, 34, 35% एक साल के बाद भी बकाया है, और ब्याज का तो बात करिए ही मत। आपने कहा था मेरी सरकार आएगी तो पहला काम होगा उत्तर प्रदेश में सबका ब्याज माफ होगा,
₹10, ₹15, ₹20 के सर्टिफिकेट देने से ब्याज माफ नहीं हुआ है, तो हम कैसे विश्वास करें? और एक आखिरी में आपसे कहना चाहूंगा इसमें जी विश्वास की जहां तक बात आती है ना, कानून अलग है, आप उनको हमारे सिर पे डाल रहे हैं, कॉर्पोरेट को कानून में उनको क्लियरली खड़ा कर रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं। अगर एक एसडीएम बन जाता है सब डिवीजन का, वो मालिक हो जाता है, प्रधानमंत्री देश का हो जाता है सब डिवीजन के अंदर, उसका मैं नौकर हूं, मैं उससे कहता हूं साहब आप तो एसडीएम बन गए हो, मुझको थोड़ी जमीन दे दो, गांव सभा की जमीन दे दो जोतने के लिए। वो कहता है वीएम सिंह आओ, ये 3 एकड़ 5 एकड़ जोतो। मैं कहता हूं साहब पट्टा दे दो। बोले पट्टा नहीं, मुझ पे विश्वास करो ना, मैं एसडीएम हूं, मुझ पे विश्वास करो, आप मैं प्रधानमंत्री हूं, एमएसपी मैंने कह दिया है। मैंने कर्जा हरवीर भाई से लेके कहीं से कर्जा लेके मैंने जमीन जोती, बीज दिया, खाद डाला, सब कुछ किया, सिंचाई करी, सब कुछ किया, और उसके बाद में फसल खड़ी हो गई। फसल खड़ी होने के बाद जब कटने की बारी आई, बड़ा खुश हूं मैं, पर एसडीएम साहब का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरा एसडीएम आता है और वो कटवा देता है, बोले पट्टा है नहीं है, वीएम सिंह गेट आउट। वही हाल है मोदी जी, आप सबको पट्टा दे रहे हो और किसान को बर्बाद करने का रास्ता खोल रहे हो, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। जी हरवीर जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अभी योगेंद्र यादव जी से हमने कल बातचीत की और सिरसा में जिस तरह का प्रदर्शन था और वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, अभी वहां से खबर आ रही है कि जो जितने भी ये नेता हैं, जो किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको हिरासत में ले लिया। अभी उस फ्रंट पर क्या ताजा खबर है हमारे पास? देखिए, दिन भर से वो उनको जब हिरासत में लिया गया और कुछ लोग और बढ़े हैं वहाँ पे, क्लैरिटी अभी तक नहीं आई, लेकिन तमाम सारे किसान संगठन जो हैं वो बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि शायद उनको रिहा कर दिया जाएगा, इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि वीएम सिंह जी भी बात कर रहे थे वहाँ पे और बाकी संगठन भी बात कर रहे हैं, और कल एक बड़ी मीटिंग हरियाणा में है किसान संगठनों की। तो मुझे नहीं लगता कि जो स्थानीय प्रशासन है वो कोई ऐसा रिस्क लेगा कि कुछ किसानों को जेल भेज दे और अगले दिन, क्योंकि बड़ी मीटिंग है और वहाँ पर आंदोलन फिर नए स्वरूप में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार भले ही वहाँ पर थोड़ा कम लोग अभी हिरासत में हैं, लेकिन कल जिस तरीके से वहाँ 10-15 हज़ार किसान जुटे थे और सारे किसान संगठन थे, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से भी सब लोग थे, वीएम सिंह जी भी थे, और जिन्होंने पहले वहाँ आंदोलन शुरू किया, बाकी यूनियनें भी थी। तो ये इस वक्त ये चीज़ मानिए कि प्रशासन किसी एक ग्रुप के प्रति भी अगर ज़्यादा सख्ती दिखाएगा तो बाकी लोग भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त किसान संगठनों ने मान लिया कि हमें संगठित होकर के आंदोलन करना है, और उसका नतीजा पंजाब में पूरा जिस तरीके से आंदोलन मजबूत हुआ है वो हरियाणा में हो रहा है, और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बाकी जगहों पे भी। तो उम्मीद मुझे लग रही है कि शायद उनको वीएम सिंह जी से एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी संक्षिप्त में। वीएम सिंह जी, आगे का जो ये कैलेंडर है किसान आंदोलन का, ये इसमें आगे का क्या स्वरूप है? कल की बात की हरवीर जी ने, और आगे मेरे ख्याल से आप लोग एमएसपी अधिकार दिवस भी मनाने वाले हैं, आगे का क्या खाका है संक्षिप्त में? बहुत छोटे शब्दों में, 25 सितंबर को पहली बार इतिहास में किसानों ने बंद किया। 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्मदिन पे किसान गया और उनको संकल्प लिया कि हम जो है इसकी लड़ाई को पूरी लड़ेंगे। 2 तारीख में हमने कहा सोशल बाइकॉट एमपीज का, एमएलए का पूरा होगा। 14 तारीख में, अभी 6 तारीख को कल जो प्रोग्राम हुआ, अभी 8 तारीख को जो है हरियाणा का प्रोग्राम है, 11 तारीख को फिर दिल्ली में किसान संगठन बैठेंगे। उसके बाद में जो है 14 तारीख को जो एमएसपी अधिकार दिवस हर मंडी में मनाया जाएगा। मोदी जी, आपने कहा मैं एमएसपी दे रहा हूं, मुझे नहीं मिल रही, दीजिए मुझे एमएसपी। 14 में ना जाएगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम दिया जाएगा, और ये खत्म होने के बाद जब बुआई खत्म हो जाएगी गेहूं की, उसके बाद सब दिल्ली में सब के सब आकर यहां पर बैठेंगे और कहेंगे मोदी जी 26-27 नवंबर को ये पूरा का पूरा कल्मिनेट यहां दिल्ली में होगा, पूरे देश का नहीं। आप देखोगे जो यूनियन टेरिटरीज है वहां से भी लोग आएंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा हो रहा है, और इसमें केवल संवेदनशीलता से काम करना पड़ेगा सरकार को, और ये नहीं सोचना चाहिए सरकार को कि हम मालिक हैं। मोदी जी, आपने कहा था मैं आपका चौकीदार हूं, हम नहीं चाहते हमारा चौकीदार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। आप अपना व्यवहार बदलिए, वरना फिर हमें चौकीदार बदलना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हिंद किसान के फेसबुक पेज लाइव से एक बार हम हिंद किसान की टीम की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से शुक्रिया कहते हैं। हमारे साथ जुड़ते रहिए, इस आंदोलन से जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।